शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 19 के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी हमने धारा 19 की बात की थी, जिसमें हमने वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट कब निहित होता है, या किस कंडीशन में जब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की जाती है तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है निहित हित उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो निहित हित के जो उदाहरण हैं उनके बारे में, और निहित हित का जो दूसरा पैरा है स्पष्टीकरण वाला, एक्सप्लेनेशन वाला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निहित हित के जो उदाहरण हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अ बी के पक्ष में 100 रुपये की वसीयत करता है। अ ने बी के पक्ष में 100 रुपये की वसीयत की, जो कि बी को स की मृत्यु के उपरांत दे होगी। अ की मृत्यु बी का 100 रुपये में हित निहित माना जाएगा, चाहे उसे 100 रुपये स की मृत्यु के उपरांत ही मिल सकेंगे। यदि ब की मृत्यु स से पूर्व हो जाती है तो उक्त 100 रुपये की वसीयत राशि स की मृत्यु के उपरांत बी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बी के पक्ष में किया गया अंतरण स की मृत्यु की घटना पर निर्भर करता है, जिसका घटित होना अविसंभावी है। अतः ब के पक्ष में हित अ की मृत्यु के दिन से ही निहित हित माना जाएगा। यानी कि इसको साधारण अगर हम समझें तो अ ने बी के पक्ष में 100 रुपये की वसीयत कर दी कि साहब मेरी मृत्यु के बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे, जो कि बी को स की मृत्यु के उपरांत दे होगा, जो कि बी को, और ये शर्त लगा दी कि आपको ये जो रुपए मिलेंगे 100 रुपये वो स की मृत्यु के उपरांत आपको मिलेंगे। अ की मृत्यु पर बी का 100 रुपये में हित निहित हित माना जाएगा। जैसे ही अ की मृत्यु होती है तो वहाँ पर जो बी का 100 रुपये में हित निहित हित माना जाएगा, चाहे उसे जो 100 रुपये जो मिलने वाले थे वो स की मृत्यु के उपरांत या उसके बाद में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हित क्या होगा, वो समाश्रित नहीं होगा, वो यहाँ पर हित निहित हित माना जाएगा। यहाँ यदि ब की मृत्यु स से पूर्व हो जाती है, यानी ब को जो 100 रुपये मिलने वाले थे स की मृत्यु के बाद में, लेकिन जो ब था उसकी मृत्यु पहले हो जाती है और स की मृत्यु से पूर्व ब की मृत्यु हो जाती है, तो उक्त 100 रुपये की वसीयत राशि स की मृत्यु के उपरांत, जो कि बी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बी की मृत्यु चूंकि पहले हो चुकी है स से, तो वो क्या होगा, तब जब स की मृत्यु होगी तब वो बी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी वो जो संपत्ति थी 100 रुपये की वो। यहाँ ब के पक्ष में किया गया अंतरण स की मृत्यु की घटना पर निर्भर है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो अविसंभावी है, तो अविसंभावी जो कंडीशन है वो लगाई, अविसंभावी घटना पर जो घटित होने पर जो कंडीशंस लगाई जाती है, इस प्रकार का अंतरण समाश्रित न होकर निहित हित माना जाता है इस प्रकार के अंतरण में, क्योंकि मृत्यु होना निश्चित घटना है, स की मृत्यु हो गई सही, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का 100 रुपये कहाँ किसको मिलेंगे, ब को मिलेंगे। अतः बी के पक्ष में हित अ की मृत्यु के दिन से ही निहित माना जाएगा। यानी जैसे ही अ जो था वसीयत करता था उसकी मृत्यु होती है, वैसे ही क्या होता है कि बी में वो 100 रुपये का जो हित है वो निहित हित माना जाएगा, हालांकि उसको जो 100 रुपये हैं वो स की मृत्यु के उपरांत मिलेंगे। दूसरा उदाहरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। अ बी को 100 रुपये की वसीयत करता है जो उसको 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिले। यानी कि अ बी को 100 रुपये की वसीयत करता है जो उसको 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिले। यहाँ अ की मृत्यु पर बी को 100 रुपये में निहित हित प्राप्त होगा। यानी जैसे ही अ की मृत्यु होती है यहाँ पर, तो बी को क्या मिलेंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे। यदि 100 रुपये उसे 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर दिए जाएंगे, लेकिन निहित कब निहित हो जाएगा, जैसे ही अ की मृत्यु होती है, लेकिन हालांकि वो 100 रुपये बाद में प्राप्त करेगा, लेकिन उसका हित उन 100 रुपये में 100 रुपये के अंदर उसका हित निहित हो जाएगा। यदि 100 रुपये उसे 18 वर्ष की आयु उम्र प्राप्त होने पर दिए जाएंगे, यहाँ संपत्ति का उपभोग भविष्य के लिए अर्थात 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर स्थगित कर दिया गया। यानी संपत्ति का उपभोग से प्राप्त मतलब कि 100 रुपये उसको कब प्राप्त होंगे, 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर, लेकिन अ बी को 100 रुपये की वसीयत करता है। यानी ये जो उदाहरण है ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की जो हम पढ़ रहे हैं उदाहरण, वो धारा 119 में भी ये उदाहरण दिए गए हैं। धारा 119 में उदाहरण दिए गए हैं ये उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत।
यानी यहाँ पर अ बी को जो 100 रुपये की वसीयत करता है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसको मिलेगी, और अ की मृत्यु होने पर बी में क्या होगा कि वो 100 रुपये का हित क्या होगा, निहित हित हो जाएगा। समाश्रित हित नहीं है ये यहाँ पर निहित हित हो जाएगा अ की मृत्यु पर, हालांकि उसे 100 रुपये बाद में मिलेंगे। यानी यहाँ संपत्ति का उपभोग भविष्य के लिए अर्थात 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। यदि कोई राशि अ को जीवन काल के लिए तथा उसके बाद बी को पूर्ण रूप से अंतरित की जाती है तो बी को उस संपत्ति में निहित हित प्राप्त होगा, यद्यपि अ में पूर्व हित सृजित किया गया हो। मान लो ट्रांसफर ने जो प्रॉपर्टी है वो अ के जीवन काल के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दी है कि आपके जीवन काल तक ये संपत्ति आपके पास रहेगी, और आपके बाद में इस संपत्ति में जो पूर्ण रूप से ये ब को अंतरित हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये अंतरण कहा गया तो बी में इसका पूर्ण निहित हित बी को यहाँ पर निहित हित प्राप्त हो गया, हालांकि उसको जो संपत्ति थी वो अ की मृत्यु के पश्चात मिलेगी, क्योंकि अ के जीवन काल के लिए वो संपत्ति ट्रांसफरर ने उसको अंतरित की थी, और उसके बाद में ये संपत्ति बी को पूर्ण रूप से अंतरित कर दी थी। तो बी में जिस दिन अंतरण होता है, इस प्रकार का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, निहित हित प्राप्त हो जाता है। हालांकि यहाँ पर पूर्व हित अ के पक्ष में किया गया है, तो जैसे ही अ की मृत्यु होगी बी को वो संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन बी का जो उसमें निहित हित है वो अंतरण के समय ही उसको मिल जाएगा। अपनी सारी संपत्ति का न्यास बी के पक्ष में यह कहकर करता है कि वह उसकी आय में से अ के ऋणों को चुकाए तथा कुछ संपत्ति शेष बचे उसे स को सौंप दे। अ की मृत्यु पर उस संपत्ति में स का हित निहित हित माना जाएगा। तो इस उदाहरण के अंदर भी एक न्यास का सृजन किया गया है, बीच में एक मीडिएटर थे, तो उसको उसके ऋणों को चुकाने के लिए किया गया है, लेकिन बी के जो ऋण चुक जाएंगे उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसको स को सौंप दें अ की मृत्यु पर, तो उस संपत्ति में स का हित निहित हित माना जाएगा, क्योंकि ये संपत्ति स के पास आएगी ही आएगी अ की मृत्यु पर जब उसके ऋण चुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये समाश्रित हित न होकर निहित हित माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो इसके स्पष्टीकरण में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण के अंदर कहा गया है कि जैसा है, an intention that an interest shall not be vested is not be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen the interest shall pass to another person। यानी कि स्पष्टीकरण के अंदर कहा गया है धारा 19 के अंतर्गत केवल ऐसे उपबंध से जिसके द्वारा हित का उपभोग मुलतवी किया जाता है या उसकी संपत्ति में कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति के लिए दिया जाता या आरक्षित किया जाता है, या उस संपत्ति से उद्भूत आय को उस समय तक संचित किए जाने के निर्देश किया जाता है, तब तक उपभोग का समय नहीं आ जाता। या केवल ऐसे किसी उपबंध से कि यदि कोई विशेष घटना घटित हो जाए तो वह हित किसी अन्य व्यक्ति को सक्रांत हो जाएगा, यह आशय कि हित निहित होगा, अनुमत न किया जाएगा। यानी कि कोई भी हित निहित है अथवा समाश्रित व अंतरक के आशय व इच्छा पर निर्भर करता है। कोई हित अन्य सभी प्रकार से निहित है। अंतरणकर्ता केवल निम्न आशयों से उसे समाश्रित नहीं माना जाएगा, अथवा अंतरणकर्ता के किसी भी अंतरण निम्न प्रकार के आशय से सृजित उस हित को निहित हित के रूप में ही अवधारित किया जाएगा, जैसा कि उस धारा में संलग्नित स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है। यानी कि जो कौन सा हित निहित है या समाश्रित है वो अंतरणकर्ता के इंटेंशन पर निर्भर करता है, और ये कंडीशंस है जिनके अंदर के निहित हित ही माना जाएगा, वो समाश्रित हित नहीं होगा। यानी जो हम कंडीशंस दी गई है स्पष्टीकरण में, तो स्पष्टीकरण में जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस में समाश्रित हित नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण वाली कंडीशंस में, इन 4 कंडीशंस में भी वो हित समाश्रित न होकर निहित हित माना जाएगा। जैसा कि पहली कंडीशन है, अंतरणकर्ता द्वारा हित का उपभोग स्थगित कर दिया गया हो। यानी कि
संपत्ति के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करने से वह हित समाश्रित हित नहीं होगा। अगर मान लो संपत्ति का अंतरण कर दिया गया है और उसके उपभोग पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है, या ये कहा गया है कि आप इसका उपयोग भविष्य में कर सकोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हित समाश्रित हो गया, वह हित निहित हित ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें अंतरणकर्ता का आशय संपत्ति के हित को तुरंत अवतरित करने का होता है। ऐसे मामले में हित का निहित होना अंतरण के दिन से ही माना जाता है, चाहे संपत्ति का कब्जा का उपभोग उसे भविष्य में प्राप्त हो, चाहे संपत्ति का कब्जा उसे भविष्य में प्राप्त हो या उसका भविष्य में वो उपभोग करे। लेकिन ऐसे मामले में अगर उसको जो हित है वो समाश्रित न मानकर उस हित को निहित हित माना जाएगा। कुछ समय के लिए जो अंतरिति है उसको उसका कब्जा लेने से या उसका उपभोग करने से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसी केस में वो जो इसका मतलब ये नहीं कि वो समाश्रित हित हो गया। अगर संपत्ति का अंतरण कर दिया गया है और किसी कंडीशन में कब्जा नहीं दिया है या उपभोग करने का करने से कुछ समय के लिए अंतरिति को रोका गया है, तो वो समाश्रित न होकर निहित हित ही माना जाएगा। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपनी संपत्ति बी को इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि वह इस संपत्ति को जब वह 18 साल का होगा तब प्राप्त करेगा। ए ने बी को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र की और बोला कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इस संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसमें संपत्ति का हित बी में अंतरण के दिन से ही निहित हित माना जाएगा, यानी बी का जो अधिक हित है वो इस संपत्ति में निहित हित माना जाएगा, चाहे संपत्ति का कब्जा उसे 18 साल की उम्र में प्राप्त करने पर ही मिले। यदि बी की मृत्यु 18 साल से पूर्व हो जाती है तो संपत्ति का कब्जा बी के उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। यानी ए ने जो अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफ़र कर दी और बोला कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप इस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर सकते हो, तो ये हित निहित हित है, चाहे कब्जा वो 18 साल की उम्र पर प्राप्त करे, ये समाश्रित हित नहीं होगा। और यदि बी की मृत्यु 18 साल से पहले हो जाती है, चूंकि निहित हित पूर्ण होता है, तो निहित हित अगर होता है तो पूर्ण होता है, और इस स्थिति में तब संपत्ति क्या होगी, बी के जो उत्तराधिकारी होंगे उनके पास वो संपत्ति चली जाएगी। तीसरी जो स्थिति है, उसी संपत्ति में अंतरणकर्ता द्वारा कोई पूर्व हित किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया हो। यानी अगर किसी ए ने बी को संपत्ति अपने जीवन प्रयत्न के लिए दे दी और बी के बाद सी को पूर्ण रूप से अंतरित कर दी कि बी के बाद ये संपत्ति सी को चली जाएगी, तो यहाँ पर बी को जो संपत्ति दी है वो उसके जीवन प्रयत्न के लिए दी गई है, पूर्विक हित क्रिएट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये समाश्रित हित माना जाएगा, ये भी निहित हित ही कहलाएगा। उसी संपत्ति में अंतरणकर्ता द्वारा कोई पूर्व हित किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया हो। यदि अंतरण विलेख से यह स्पष्ट होता हो कि अंतिम रूप से किसी संपत्ति को अंतरण करने से पूर्व अंतरणकर्ता का आशय उस संपत्ति में पूर्ण हित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरित किया गया है, तो ऐसी संपत्ति उसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का हित निहित हित माना जाएगा, जिसको संपत्ति अंतिम रूप से अंतरित करने का आशय था। जैसा कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि अ ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत के उसकी लाइफ टाइम के लिए, बी की लाइफ टाइम के लिए तथा उसके बाद पूर्ण रूप से स को ट्रांसफ़र कर दी। इसमें अ का आशय अपनी संपत्ति को स के पक्ष में अंतरित करने का है, यानी बी तो मीडिएटर है एक तरीके से। जैसा कि बी उस संपत्ति का उपयोग खाली अपने जीवन काल तक करेगा और उसके बाद वो संपत्ति फाइनली पूर्ण रूप से किसके पास चली जाएगी, स के पास चली जाएगी। यानी अ ने अपनी संपत्ति बी को उसकी लाइफ टाइम के लिए और बी के बाद स को पूर्ण रूप से अंतरित कर दी गई है। इसमें अ का आशय अपनी संपत्ति को स के पक्ष में अंतरित करने का है, लेकिन इससे पूर्व हित, जो पूर्व हित है लाइफ टाइम या जीवन प्रयत्न उपभोग करने का जो अधिकार है वो पूर्व हित बी के पक्ष में किया गया है। इससे संपत्ति अंतरण के दिन से ही स में निहित हित मानी जाएगी। लेकिन इस स्थिति में भी संपत्ति, हालांकि पूर्व जो हित है वो बी के पक्ष में किया गया है, इसके बावजूद भी जो संपत्ति में जो हित निहित किसका माना जाएगा, स का माना जाएगा। जिस दिन अंतरण किया गया है उसी दिन से इसमें स का निहित हित माना जाएगा। हालांकि बी को वो संपत्ति जीवन प्रयत्न के लिए दी गई थी, जीवन में उपयोग के लिए गई थी। हालांकि जो पूर्ण रूप से इसका अंतरण किया गया है वो स के लिए किया गया है। तो यहाँ पर स के अंदर जो हित है अंतरण के समय वो समाश्रित हित न होकर निहित हित माना जाएगा। अंतरित संपत्ति आय के संचयन का आदेश हो। यदि संपत्ति में अंतरित जो संपत्ति की गई है उसके आय के संचयन का आदेश हो, तब भी वो संपत्ति जो है वो संपत्ति में उसका जो हित है वो
निहित हित माना जाएगा। यदि अंतरक द्वारा अंतरित संपत्ति से उद्भूत आय को उस समय तक संचित करने का निर्देश किया गया हो जब तक कि संपत्ति के उपभोग का समय नहीं आ जाता, तो भी उस संपत्ति का हित अंतरण के दिन से ही निहित हित माना जाएगा। यानी संपत्ति बी को ट्रांसफर कर दी और उसको उपभोग से रोक दिया, और या उसको पूर्ण रूप से जो उसका उपयोग करने से रोक दिया, और बोला कि आप जब तक इस संपत्ति की से जो आय होगी उसका संचयन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अंतरणकर्ता या अंतरणकर्ता के द्वारा जो अंतरण में जो हित रखते हैं उनके लिए, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का हित समाश्रित हित माना जाएगा। यहाँ पर जो हित है वो अंतरित में निहित हित ही माना जाएगा। अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अंतरित संपत्ति का आय के संचयन में उपभोग का स्थान माना जाता है, न कि हित के निहित होने का। उदाहरण के लिए अपनी संपत्ति का अंतरण बी के पक्ष में करता है, परंतु संपत्ति पर तुरंत कब्जा देने के स्थान पर संपत्ति का न्यास स के पक्ष में इस शर्त के साथ किया जाता है कि वह संपत्ति की आय को बी की वैधता की आयु प्राप्त करने के दिन तक संचित करेगा तथा वैधता प्राप्त करने पर संपत्ति व संचयित आय को बी को प्रदान कर देगा। ऐसी स्थिति में उक्त संपत्ति में बी का हित अंतरण के दिन से ही निहित माना जाएगा। ए ने अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफर कर दी और एक न्यास स के पक्ष में इस शर्त के साथ किया, और एक न्यास कर दिया स के पक्ष में कि आप जो है इस संपत्ति से जो उत्पन्न आय है उनका संचय करेंगे, संपत्ति की जो देखभाल करेंगे, और उसके बाद जब बी वयस्क हो जाएगा तब आप इस संपत्ति को उसको अंतरित कर देंगे या इस आय का संचयन करेंगे, तो ये आय और संपत्ति जो है उसको प्रदान कर देंगे। तो यहाँ पर जो हित है बी का संपत्ति में वो निहित हित है। हालांकि जो न्यास की गई है स के पक्ष में, तो स उसकी जो संपत्ति से होने वाली आय है उसको संचय कर रहा है और संपत्ति को देख रहा है, और जैसे ही बी वयस्क होगा तो वो संपत्ति और उससे संचित आय बी को दे देगा। तो यहाँ पर जिस दिन अंतरण हुआ था उसी दिन बी के अंतर्गत बी के लिए निहित हित था, न कि समाश्रित हित। तो क्योंकि बी को वो संपत्ति मिलनी थी बी की वयस्कता होने पर, तो यहाँ पर इस कंडीशन में, इस उदाहरण में बी को जो हित प्राप्त होता है वो निहित हित प्राप्त होता है, चाहे वो संपत्ति और उससे होने वाली संचित आय उसको वयस्कता की उम्र में प्राप्त हो। चौथा जो कंडीशन है, किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर हित का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाना। मान लो कि कोई शर्त लगा दी गई है, पश्चातवर्ती शर्त है कि कोई घटना घटित हो जाएगी तो आपका जो हित है अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाएगा, तब भी वहाँ पर जो जब अंतरण होता है तब निहित हित माना जाता है। यदि अंतरक द्वारा अपनी संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया जाता है, अंतरणकर्ता द्वारा अपनी संपत्ति का अंतरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया है, लेकिन उससे संलग्नित शर्त के उल्लंघन में या शर्त की पूर्ति न करने पर वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित होती है। ऐसी स्थिति में संपत्ति का हित पहले वाले व्यक्ति में निहित हित माना जाएगा। यद्यपि शर्त के उल्लंघन पर जो विशिष्ट घटना के घटित होने पर उससे संपत्ति को छीन करके अन्य व्यक्ति को जा सकती है। हालांकि बाद में किसी घटना के घटित होने पर वो संपत्ति अन्य व्यक्ति के पास जा सकती है, लेकिन जिस दिन अंतरण हुआ था ए ने अपनी संपत्ति बी को दी थी और किसी शर्त लगा दी थी, पश्चातवर्ती शर्त के उल्लंघन करने पर, विशिष्ट घटना के घटित होने पर, शर्त के उल्लंघन पर वो संपत्ति किसी अन्य को चली जाएगी। लेकिन जिस दिन अंतरण किया गया था तो वो संपत्ति में जो उस ए ने जो संपत्ति बी को अंतरित की थी तो बी में वो निहित हित था, चाहे वो संपत्ति वापस अन्य व्यक्ति को चली जाए किसी घटना के घटित होने पर या शर्त का उल्लंघन करने पर, लेकिन यहाँ पर जो हित है वो निहित हित माना जाएगा, समाश्रित हित नहीं है। यद्यपि शर्त के उल्लंघन पर जो विशिष्ट घटना के घटित होने पर उससे संपत्ति को छीन करके अन्य व्यक्ति को जा सकती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं अपनी संपत्ति का अंतरण बी को करता है तथा साथ में यह शर्त आरोपित करता है कि बी 1 साल के अंदर स से विवाह कर ले, यदि नहीं करता है तो संपत्ति द को चली जाएगी। तो यहाँ पर यह शर्त लगा दी। ऐसी स्थिति में संपत्ति का हित बी में निहित हित माना जाएगा।
अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को इस शर्त के साथ ट्रांसफ़र की है कि वो सी से शादी कर ले 1 साल के अंतर्गत, अगर नहीं करेगा तो वो संपत्ति द को चली जाएगी। तो यहाँ पर भी जो संपत्ति में बी का जो हित है वो निहित हित माना जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये संभावना बनती है कि अगर स से विवाह न करने पर संपत्ति हो सकता है संपत्ति द को चली जाए। यानी बी जब सी से विवाह नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो संपत्ति द को चली जाएगी। साल भर के अंदर विवाह नहीं करता है, लेकिन जिस दिन अंतरण हुआ था तब उसके अंदर बी के अंदर ये निहित हो गया था और ये जब तक साल भर तक रहेगा। अगर शादी कर लेता है बी सी से या ब स से तो वो उसका हित पूर्ण हो जाएगा निहित हित के रूप में, लेकिन निहित हित 1 साल तक तो बना रहेगा। हालांकि अगर वो शादी नहीं करता है तो वो जो निहित हित है वो जो उसका है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा द को। लेकिन जिस दिन अंतरण हुआ था तो इस प्रकार की सिचुएशन में भी ये हित समाश्रित न होकर निहित हित माना जाएगा। यदि किसी संपत्ति का हित किसी व्यक्ति में निहित हो जाता है तो वह उस संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी हो जाएगा, चाहे संपत्ति का कब्जा उसके पास न हो या उपभोग करने का अधिकार उसको हो या नहीं हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर उसी संपत्ति का हित निहित हो जाता है तो वो उसका पूर्ण रूप से स्वामी हो जाता है। धारा 19 के अंत में स्पष्ट प्रावधान है कि हित के निहित होने पर अंतरिति की मृत्यु होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हित निहित हो जाता है तो उसकी मृत्यु होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि संपत्ति का कब्जा उसके पास नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 19 के अंत में स्पष्ट प्रावधान है कि हित के निहित होने पर जब किसी व्यक्ति में किसी संपत्ति का हित निहित हो जाता है तो अंतरिति की मृत्यु होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि संपत्ति का कब्जा उसके जीवन काल में प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वैदिक जो उत्तराधिकारी होंगे वो संपत्ति उनको चली जाएगी, उनके पास चली जाएगी या उनको उस संपत्ति का कब्जा दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने धारा 19 के अंतर्गत वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा की। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, किन स्थितियों में वेस्टेड इंटरेस्ट उत्पन्न होता है और किन स्थितियों स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि इन परिस्थितियों के होते हुए भी वो समाश्रित हित न होकर इन स्थितियों के अंतर्गत यदि कोई संपत्ति का अंतरण होता है तो वो समाश्रित हित नहीं बल्कि निहित हित माना जाता है। धन्यवाद।